हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। आज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आप लोगों का टेस्ट है। आज हम यहाँ पर टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट करेंगे जो ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तो इसको सेक्शन 2 सबसेक्शन H में डिफाइन किया गया है। इसके साथ में ही हमें एक बार अपने और भी ऑप्शन देख लेने चाहिए, क्योंकि कई बार वो भी हमसे पेपर में पूछ लिए जाती हैं। जैसे कि सेक्शन 2 सबसेक्शन A में ऑफ़र को बताया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन B में एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन D में कंसीडरेशन को डिफाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको लिस्ट मैच करनी है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, इससे रिलेटेड सेक्शन 28 है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज रिलेटेड सेक्शन क्या होगा? इससे सेक्शन 26 होगा। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा होगा? 30 होगा। एंड कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इससे रिलेटेड सेक्शन 31 होगा। क्वेश्चन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other person to such act or abstain, he is said to make a proposal, and it is defined in section 2 subsection A. Question, case of breach of contract, which of the following remedy is available to the aggrieved party? अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया जाता है तो जो अदर पार्टी होगी, जो एग्रीटिव पार्टी होगी, उसके पास क्या रेमेडीज हो सकती हैं? सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर रेसेशन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। यस, उसके पास ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, फ्री कंसेंट इज डिफाइंड इन द सेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फ्री कंसेंट कहाँ पर डिफाइन है? इसे सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। अगर मैं सेक्शन 10 की बात करूं तो सेक्शन 10 में बताया गया है कि वो कौन से एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बताए गए हैं सेक्शन 10 में। सेक्शन 15 में कोअर्सन है और सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है। प्रेजेंट क्वेश्चन था फ्री कंसेंट, इसको सेक्शन 14 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करिए पहले। A and B are jointly debtor to C for ₹2000. A alone repay ₹2000 to C, but without having knowledge of such payment by A, rupees is also paid to C by B in such circumstances. Which statement of the following is the correct answer with regard to the liability of C? क्वेश्चन यह कह रहा है कि जो ए और बी हैं वो जॉइंटली डेप्टर हैं, उन्होंने सी से 2000 रुपये उधार लिए हैं। यहाँ पर जो ए था वो अकेले जाता है और अकेले जाकर उसने सी को पूरा 2000 रुपये पे कर दिया, जो कि ए और बी ने मिलकर उधार लिया था। यहाँ पर जो बी था वो इस पेमेंट के बारे में नहीं जानता था कि ए ने अकेले ही पूरा रुपया पे कर दिया है। यहाँ पर बी ने भी दोबारा से सी के पास जाकर रुपयों को पे कर दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इसमें सी की क्या लायबिलिटी बनेगी। तो पहले मैं एक बात बता दूं, यह जो क्वेश्चन है ना वह क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पर बेस है और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करा गया है सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 में डिफाइन किया गया है। और प्रेजेंट क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि सी की लायबिलिटी क्या बनेगी, तो सी की लायबिलिटी यहाँ पर यह बनेगी कि सी यहाँ पर बाउंड होगा उन रुपयों को बी को रिफंड करने के लिए जो उसे बी के द्वारा दिए गए हैं।
ये आपका प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें। क्वेश्चन, मोरी बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस एक लीडिंग केस है, ये हम सभी जानते हैं। इट इज़ अ लीडिंग केस ऑफ माइनर एग्रीमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन, ए एग्री टू पे बी अ सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन शिप डज नॉट रिटर्न द शिप इज शंक। मतलब ए और बी में क्या एग्रीमेंट हुआ कि जो ए है वो बी को एक सम ऑफ मनी पे करेगा यदि वो शिप लौट कर नहीं आता है और शिप वास्तव में ही डूब जाता है। अब क्या रिजल्ट होगा? यहाँ पर जो एग्रीमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। अगर मैं बात करूँ तो ये किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है? ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर बेस है, जो कि हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट पर बेस होते हैं। इससे रिलेटेड सेक्शन आपको कहाँ मिल जाएगा? सेक्शन 31 में मिलेगा। क्वेश्चन, मिस रिप्रेजेंटेशन को कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 18 में डिफाइन किया गया है। अगर मैं बाकी ऑप्शन देख लूँ तो सेक्शन 16 में तो अनडू इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 17 में फ्रॉड को डिफाइन किया गया है और 20 में मिस्टेक को डिफाइन कर दिया गया है। प्रेजेंट क्वेश्चन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर है? वो सेक्शन 18 में है। आपको लिस्ट मैच करनी है। मिस रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर था? ये सेक्शन 18 में था। लॉफुल कंसीडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट ये कहाँ पर है? सेक्शन 23 में है। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहाँ पर है? सेक्शन 39 में है। अनलिक्विड डैमेजेस से रिलेटेड सेक्शन 73 में है। क्वेश्चन, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes, बहुत क्लियर है आंसर, प्रॉमिस बन जाता है। कहाँ बताया गया है? ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन बी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज नॉट वॉइड। आपसे इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आपको यह बताना है कि जो 4 आपके सामने ऑप्शन दे रखे गए हैं उनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो कि वॉइड नहीं है, चलिए ठीक है, एक एक करके पहले रीड करेंगे। ऑप्शन 1, ए एग्री टू सेल 200 टन्स ऑफ ऑयल टू बी। ये वॉइड है। वॉइड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि विच काइंड ऑफ ऑयल, वो उसे कौन सी तरह का ऑयल बेच रहा है, अनसर्टेनिटी है, इसलिए यह वॉइड है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग सेक्शन 28 के तहत ये भी वॉइड है। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन सेक्शन 26 के तहत यह भी वॉइड है। ए फाइंड बी पर्स एंड गिव इट टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव ₹1000। इस क्वेश्चन में जो ए है उसको बी का पर्स मिलता है और वह उसे दे देता है और बी प्रॉमिस करता है कि वह उसे इसके बदले ₹1000 देगा। यस, इट इज इन्फोर्सेबल। और इसमें जो करेक्ट आंसर है प्रेजेंट क्वेश्चन का वो ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एग्रीमेंट। ये बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन, एन एग्रीमेंट इज वॉइड इफ इट ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। कोई भी एग्रीमेंट वॉइड होगा यदि उस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन ऐसा है जो कि लॉ को फॉरवर्ड कर रहा है या फिर इस तरह के नेचर का है कि अगर उसे परमिट कर दिया गया तो वह लॉ के प्रोविजन को डिफीट करेगा, फ्रॉडफुल है, या फिर वह इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ऑल ऑफ दीज। यह कहाँ बताई गई है बात? यह बताया गया है हमको सेक्शन 23 में ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। क्वेश्चन, अनडू इन्फ्लुएंस कहाँ डिफाइन किया गया है? इसको सेक्शन 16 में डिफाइन किया गया है। बाकी एक बार और ऑप्शन देख लीजिए। सेक्शन 14 में क्या था? उसमें फ्री कंसेंट है। सेक्शन 15 में क्या था? उसमें कोवर्सन है। और सेक्शन 17 में क्या था? उसमें फ्रॉड है। क्वेश्चन, इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज रेलिवेंट इन डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ। अगर कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो इस बात को कब देखा जाएगा? वहां पर फ्री कंसेंट के उसमें। अगर फ्री कंसेंट नहीं है तब कंसिडरेशन की इनएडिक्वेसी को ध्यान दिया जाएगा। यह वाली बात कहाँ बताई गई है? ये वाली बात सेक्शन 25 के एक्सप्लेनेशन सेकंड में बताई गई है।
क्वेश्चन, ए प्रपोज बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। चलिए ठीक है, ए ने बी को कहा कि वो अपना मकान उसे बेचना चाहता है और बाय लेटर उसने अपना ऑफर उसके सामने रखा है। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कौन से दिन कंप्लीट हो जाएगी? जिस दिन बी को यह लेटर रिसीव हो जाएगा उस दिन कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कंप्लीट हो जाती है। क्वेश्चन, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी falsely represent that 500 months of indigo are made annually at A factory and thereby induce B to buy factory. The contract is। क्वेश्चन में क्या है, जो A है ना वो जानबूझकर B से झूठ बोल रहा है, falsely represent करता है कि उसकी फैक्ट्री में हर साल 500 months of indigo बनते हैं, जबकि एक्चुअलिटी में ऐसा नहीं है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है A ताकि B उसकी फैक्ट्री को खरीद ले। यहाँ पर यह जो ए है उसका जो एक्ट है वो क्या माना जाएगा? वो फ्रॉड माना जाएगा। फ्रॉड कहाँ पर डिफाइन किया गया है? सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। और यह जो प्रेजेंट केस है वह वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बी। क्वेश्चन, ए बाय लेटर ऑफर टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज। बी रोड अ लेटर स्टार्टिंग दैट ही वॉज प्रिपेयर टू परचेज इट फॉर रुपीज। मतलब ए ने बी से कहा कि वो अपनी कार उसको 80,000 रुपये में बेचना चाहता है, लेकिन बी ने क्या कहा? वो 60,000 रुपये में खरीदने को तैयार है। क्वेश्चन, क्या यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो काउंटर ऑफर बन चुका है ये। क्वेश्चन, अ पर्सन हैज़ द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। कब? जब वो मेजर है, साउंड माइंड है, जब वो समझ सकता है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, जब वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है। ये सारी कंडीशन अगर हैं तो किसी भी पर्सन को, पार्टी को हम कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। और ये सभी एसेंशियल्स कहाँ बताए गए हैं? सेक्शन 11 में बताए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से कोई ऐसा एक ऑप्शन है जो कि इनकरेक्ट है। हम हमें पहले इसका मतलब एक एक करके ऑप्शन रीड करने होंगे। A contract which cease to be enforceable by law becomes void when it cease to be enforceable। ये तो void की definition है, बिल्कुल सही है। An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of the other or others is a voidable contract। Yes, ये भी definition सही है। It is a definition of voidable contract। ऑप्शन सी, रिसीविंग द कंसेंट बाय कोवर्सन इज एग्जाम्पल ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नो, ये गलत है। अगर कभी भी कोई सहमति बाय कोवर्सन रिसीव की जाती है तो वह सहमति वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल मानी जाती है। आपके सामने एक बार फिर से लिस्ट आ चुकी है, आपको मैच करना है। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये कहाँ पर है? इसको सेक्शन 10 में बताया गया है। एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ ट्रेड ये कहाँ पर है? सेक्शन 27 में है। अनलॉफुल कंसिडरेशन सेक्शन 23 में है। कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिसाइंडिंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये कहाँ पर है? ये सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 64 में बताया गया है इसे। क्वेश्चन, एक्स अ माइनर एज 15 ईयर्स ब्रोक हिज लेग इन द गेम ऑफ क्रिकेट। ही इंगेज्ड अ सर्जन टू फिक्स इट। डज द सर्जन हैज अ वैलिड क्लेम फॉर हिज सर्विस? यस, वो ले सकता है, लेकिन केवल उसकी स्टेट से, उसकी प्रॉपर्टी से ले सकता है। माइनर पर्सनली लायबल नहीं होगा। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाता है कि इससे रिलेटेड सेक्शन कौन सा है, तो इससे रिलेटेड सेक्शन होगा सेक्शन 68। क्वेश्चन, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक बताए गए हैं? पहला तो एक क्वेश्चन यही बन गया, 68 to 72 बताए गए हैं। और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का ये प्रिंसिपल है, prevention of unjust enrichment at the cost of others। In many cases where there is no contract, the law upon equitable grounds impose obligation which is called quasi contract। Question, the rule similar to the English doctrine of anticipatory breach of contract is incorporate under। क्या आंसर होगा आपका? anticipatory breach of contract related section 39 है। Question, X promise Y to drop a prosecution which he has instituted against Y for robbery. Y promised to restore the value of things taken. Which one of the following is the correct answer? क्या पूछा है? Correct answer.
द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स और वाई जो है यहाँ पर वो अपने आप में वॉइड है। क्यों? क्योंकि यह एक अनलॉफुल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। इससे रिलेटेड सेक्शन की अगर बात की जाए तो सेक्शन 23 है। क्वेश्चन, एग्रीमेंट मेड विद द फ्री कंसेंट। एग्रीमेंट फ्री कंसेंट पर बेस है पर कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है, तब भी वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। क्वेश्चन, एक्स ए ट्रेडर लीव्स गुड्स एट वाई हाउस बाय मिस्टेक, इफ वाई यूज द गुड्स देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन एक्स डिमांड द प्राइस ऑफ गुड्स एंड वाई रिफ्यूज टू पे। यहाँ पर जो एक्स है वो एक व्यापारी है, जब वो वाई के घर जाता है तो बाय मिस्टेक वो वाई के घर में अपने कुछ गुड्स बाय मिस्टेक उसके रह जाते हैं, तब वहाँ पर अब एक्स मांग करता है, एक्स ये डिमांड करता है कि उन गुड्स का प्राइस उसको मिल जाए, लेकिन वाई रिफ्यूज कर देता है। एक तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई की लायबिलिटी क्या है, तो यस वाई यहाँ पर बाउंड माना जाएगा, क्योंकि जब एक्स वाई के घर गया है तो उन गुड्स को वो बाय मिस्टेक रह गए थे, उन गुड्स को वाई को देने का उसका फ्रीली कोई इंटेंशन नहीं था और वाई ने उन गुड्स को एंजॉय कर लिया था, इसलिए यहाँ पर वाई की लायबिलिटी बनती है कि वह उसको प्राइस ऑफ गुड्स एक्स को पे कर दे। क्वेश्चन, अ पर्सन हु सप्लाइज नेसेसरी टू अ माइनर इज एंटाइटल्ड टू बी रेम्यूज्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी ऑफ माइनर ऑन द बेसिस ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं इसके जो रिपीटेड कई बार हुए हैं। क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। करेक्टली मैच नहीं है, तो एक एक करके देखिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट तो यहीं पर है, अनलिक्विड डैमेजेस भी इसमें ही आता है, अनडू इन्फ्लुएंस भी आता है, लेकिन नोवेशन यह सेक्शन 65 में नहीं आता है, इसके लिए एक सेक्शन 62 दिया गया है। क्वेश्चन, आ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड डिस्चार्ज बाई। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टीज, तो पार्टीज अपने डिस्चार्ज कैसे हो सकती हैं अपनी लाइबिलिटी से? या तो परफॉर्म कर दें, या फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब इम्पॉसिबिलिटी हो गई है, नोवेशन, ऑल एबव, इनमें से किसी भी तरह से पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकती हैं। क्वेश्चन, वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड। नो एप्लीकेशन इज मेड, नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस देयर द एग्रीमेंट टू बी परफॉर्म। अगर परफॉर्म करने के लिए पार्टीज को टाइम नहीं दिया गया है तो फिर पार्टीज यहाँ पर रीजनेबल टाइम में, एक रीजनेबल टाइम के दौरान ही अपनी परफॉर्मेंस करेंगी। विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोवाइड्स द यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट डज नॉट रेंडर अ एग्रीमेंट वॉइड। सबसे पहले एक एक ऑप्शन देखो। सेक्शन 13 की अगर बात करूं तो वो कंसेंट बताता है। सेक्शन 20 की अगर मैं बात करूं तो वो मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक बताता है, और मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक यहाँ पर बाइलेटरल मिस्टेक के विषय में बताता है। सेक्शन 21 की अगर मैं बात करूं तो यह मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में बताता है, और आंसर होगा सेक्शन 22, क्योंकि वह यूनिलेटरल मिस्टेक बताता है, वन पार्टी की मिस्टेक मैटर ऑफ फैक्ट की मिस्टेक बताता है। क्वेश्चन, एग्रीमेंट इज रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। रिलेटेड सेक्शन कौन सा है पहले तो ये बता दो। इससे रिलेटेड सेक्शन 27 है। इसमें पूछा गया है कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है अगर वो पार्शियल है या एब्सोल्यूट है, चाहे वो पार्शियल हो या एब्सोल्यूट हो, अगर रेस्ट्रेंट है तो वो वॉइड है। क्वेश्चन, ए एग्री टू सेल बी ऑल ग्रेन इन माई ग्रेनरी एट प्रतापगढ़, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट आंसर विथ रिगार्ड टू सच एग्रीमेंट। ए बी से कहता है कि उसके बगीचे में जितने भी फसलें हैं, जितने भी ग्रेन हैं, वो उन सबको दे रहा है, सभी को दे रहा है, तो ये एग्रीमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं है। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नॉट करेक्टली मैच, तो एक एक करके ऑप्शन देखने होंगे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट 31 में है, सही है। अनसर्टेन एग्रीमेंट 29 में है, सही है। इफेक्ट ऑफ रेसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 62 में है, सही है। मिस रिप्रेजेंटेशन ये 17 में नहीं बल्कि ये 18 में आता है। क्वेश्चन, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पहले तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर है यही बता दो। सेक्शन 31 में है, और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पहले भी बता चुके हैं, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट। क्वेश्चन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट विच
हम सभी जानते हैं कोई भी एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 10 की कंडीशंस को फुलफिल करता है तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करिए पहले क्वेश्चन को। ए बाय द लेटर डेट 5 जनवरी 2010 ऑफर टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹30,000. The letter reached to B on 7th January and B post letter of acceptance 8th January. Letter reached to A on 10th January. In the above question, communication of acceptance is complete against A. अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक क्वेश्चन से ही। सबसे पहला तो एक क्वेश्चन यही बन सकता है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कौन से दिन कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल की बात कर रही हूँ तो वो कंप्लीट हो गया था 7 जनवरी को। जिस दिन बी ने ये लेटर रिसीव करता है उस दिन ही कम्युनिकेशन प्रपोजल कंप्लीट हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो तरीके से कंप्लीट होता है, अगेंस्ट प्रपोजल और अगेंस्ट एक्सेप्टर। अगेंस्ट प्रपोजल की अगर मैं बात करूं तो यह कंप्लीट हो गया 8 जनवरी को और क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है। लेकिन वहीं पर एक क्वेश्चन और एराइज हो गया, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट एक्सेप्टर कौन सी तारीख को कंप्लीट हुआ, 10 तारीख। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पर हमने टॉप मोस्ट 40 क्वेश्चंस कवर करे हैं और जो कि आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे और ये ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के पेपर में ज़्यादातर बार बार रिपीटेड पूछे भी गए हैं। और इसी के साथ अपनी ये क्लास हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।